पहले तो नेशनल स्पोर्ट डे है आज, ठीक है, और नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, यही दिन क्यों चूज किया है, क्योंकि इस दिन जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हु इज मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद was a great player of hockey. He is a legend of hockey और उनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सम्मान के तौर पे मनाने के लिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। उनका जन्म प्रयागराज में 29 अगस्त को हुआ था और ही अर्न सो मच इन द फील्ड ऑफ हॉकी कि उनको हॉकी विजर्ड या हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। ये सारी जो उपलब्धियां हैं उनको मिली हैं। तो ये भी तुमको पता ही है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया था, ठीक है। तो यही उनके सम्मान के तौर पर रखा गया था, बिकॉज ही इज समबडी हु अर्न इन दिस फील्ड सो मच कि आज भी उनको याद किया जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से। तो आज नेशनल स्पोर्ट डे है, 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्पोर्ट डे के उपलक्ष्य में हमें एक और वो मिला है, उपहार कह सकते हैं कि कल नहीं परसों 27 अगस्त को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 88.17 मीटर का जो थ्रो है जैवलिन में वो किया और वो जो थ्रो है वो उनका गोल्ड मेडल थ्रो था, ठीक है। और इसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम जो थे उनका 87 पॉइंट समथिंग मीटर का था और इन्होंने 88.117 मीटर का थर्ड थ्रो में हमें गोल्ड मेडल दिला दिया और पाकिस्तान के अरशद नदीम को सिल्वर मेडल से ही वो करनी पड़ी तसल्ली, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 के विजेता कौन बने? नीरज चोपड़ा। इन्होंने 88.177 थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और इसके अलावा भी इन्होंने अभी तक कीर्तिमान भी, देखो दिस मैन इज बोर्न टू क्रिएट हिस्ट्री अगेन एंड अगेन। इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल दिलाया एथलेटिक्स में, अभिनव बिंद्रा के बाद, और जेवलिन थ्रो में फर्स्ट इन्हीं का था, एशिया में इन्हीं का था जेवलिन थ्रो में, ठीक है। सेकंड, टोक्यो ओलंपिक के बाद अगर हम बात करें तो 2022 की जो एथलेटिक्स की चैंपियनशिप हुई थी वहां पे पिछले साल इन्होंने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता था और उससे पहले भी इन्होंने बेटा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स सब में गोल्ड मेडल जीता है और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं जैसे कि पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इनको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं इनको मिले हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में इनकी शानदार जीत थी, ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में है। वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा, मतलब ही इज रूलिंग द एथलेटिक इंडस्ट्री। अब जो एथलेटिक्स की इंडस्ट्री है, जो जेवलिन थ्रो है, उस पे इन्हीं का राज है, इनके अलावा और कोई मेडल नहीं लेकर आ रहा। और देखो कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान को फिर पीछे छोड़ दिया, तो वो हमेशा नीचे सेकंड नंबर पर ही रहेंगे। तो हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कप का किसने जीता? इसको शॉर्ट में FIDE कहते हैं। इस वाले कप को ना शॉर्ट में कहते हैं FIDE, ठीक है। चेस चैंपियनशिप है ये, इसे शॉर्ट में FIDE फिडे कहते हैं या FIDE। तो इसमें बेटा मैग्नस कार्लसन ने जीता है और तुम्हें पता है मैग्नस कार्लसन इज वर्ल्ड नंबर चेस चैंपियन। और हमारे यहाँ से जो पहुंचे हैं फाइनल में वो है रमेश बाबू प्रगनंदा। रमेश बाबू प्रगनंदा फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एवर यंगेस्ट प्लेयर हैं चेस के, जो कि ये बाकू में हुई है चैंपियनशिप और ये पहली बार मतलब फाइनल में इतना यंगेस्ट प्लेयर जो है पहुंचा है। ये चेन्नई के रहने वाले हैं रमेश बाबू प्रगनंदा और ये फाइनल तक पहुंचे और हो सकता था कि यही वर्ल्ड चैंपियन बन जाते, बट वो मैग्नस कार्लसन जो है वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वी कांट अंडरस्टिमेट के वो भी है। और इसमें हमारा एक और नाम है बेटा, तुमको याद हो विश्वनाथन आनंद।
ही इज अ फिफ्थ टाइम, ये वाला जो कप है उन्होंने 5 टाइम तक जीता है, मतलब 5 बार उन्होंने जीता है। विश्वनाथ आनंद जो है चेस चैंपियनशिप में एक ग्रेट नेम है हमारा भी और वर्ल्ड लेवल पर भी, ठीक है। तो याद रखना मैग्नस कार्लसन ने जीता है ये वाला कप, और सेकंड जो रहे हैं वो हमारे रमेश बाबू प्रगनंदा चेन्नई से, ये हमारे हैं और बहुत यंगेस्ट प्लेयर हैं। अब इनका नाम आ रहा था कि फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में सबकी उम्मीदें थी कि वो जीत जाएंगे, बट कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम। तो हैप्पी ओणम, आज ओणम भी है। अब ये बता दो ओणम कहाँ का है। ओणम किस राज्य का त्योहार है, ये बेटा केरला का है। अब ओणम क्यों मनाते हैं, सबसे पहली बात, जब भी कोई भी फेस्टिवल आए ना तो तुम्हारे माइंड में ये क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए कि भाई क्यों ही मनाते हैं, ठीक है। तो ओणम जो है वो वहां के किंग थे, वहां की एक कहानी है। रूल जैसा हमारी सबकी कहानी है, दीपावली क्यों मनाते हैं कि भगवान राम घर वापस आए थे, या होली क्यों मनाते हैं, वो होली का दहन प्रहलाद वाली कहानी तुमने सुनी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ओणम क्यों मनाते हैं, ओणम इज अ हार्वेस्टिंग सीजन इन केरला। जब हार्वेस्ट होती है केरल में, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो ये मनाते हैं। बाकी इसका एक दिन निश्चित रहता है 29 अगस्त को, ये इस बार 29 अगस्त को पड़ रहा है, बस ये आता अगस्त के महीने में ही है जो वहां पे हार्वेस्ट होती है। अब इससे जुड़ी एक कहानी ये है कि वहां के राजा थे महाबली, तो राजा महाबली को भगवान विष्णु ने पाताल लोक भेज दिया था, लेकिन यहाँ के इनके गांव के लोग केरल वासी इनको बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रेयर किया कि आप बस एक बार तो हमारे यहाँ भेज दिया कीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो राजा महाबली एक बार केरला आते हैं, ठीक है। तो उसी को मार्क करने के लिए, उसी के उपलक्ष्य में ओणम मनाया जाता है, और ये एक तरह का हार्वेस्टिंग सीजन है, ठीक है। जो भी वो फसल बोते हैं वहां पर वो इस समय काटी जाती है, और उसी को मार्क करने के लिए ओणम वहां पे फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये भी हमारे तरह ही होता है जैसे दीपावली पे हम करते हैं, घर को सजाते हैं तोरण से, बाहर घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें ओणम में होती है। तो फेस्टिवल भी याद होना चाहिए, जैसे हमने कल दारचा ला दारचा फेयर पढ़ा था कि वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, फेस्टिवल भी आ जाते हैं वन वर्ड में, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। अब हाल ही में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद एनुअल डिफेंस डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ, तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ है। और ये हमारे और बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस डायलॉग होता है। डिफेंस डायलॉग तुम्हें बताइए, मिलिट्री से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से, उनको हमसे जो एड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो हमको प्रोवाइड कराते हैं। और बांग्लादेश सब, अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि किस देश से भारत की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, तो वो बांग्लादेश से, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज हो के पाकिस्तान मत लगाना बेटा, पाकिस्तान से बहुत छोटी सीमा है, ज्यादा बड़ी नहीं है, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक है बस। चाइना की अगर तुम बात करो तो चाइना की भी उतनी लंबी नहीं है, क्योंकि चाइना की थोड़ी कश्मीर के एरिया में लगी हुई है हिमाचल से, और उसके बाद बेटा उत्तराखंड के पास तो नेपाल ही है, नेपाल के पास सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी सी लगी हो, तो चाइना भी नहीं है। किसकी सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की हमारे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, सारे त्रिपुरा, मिजोरम, सारे स्टेट से। वो मैप में देख के, हमें कभी भी मैप में देख के अंदाजा मत लगाना कि कितनी लंबाई होगी, मैप इज जस्ट अ पिक्टोरियल डिपिक्शन, है ना, मैप से नहीं अंदाजा लगाना कि कितनी दूरी होगी। तो ये डिफेंस डायलॉग हर साल प्रत्येक वर्ष एनुअल होता है, एनुअली ढाका बांग्लादेश में हुआ है ये इस बार, तो हमारे यहाँ से भी डिफेंस मिनिस्टर जो भी जाते हैं वो लोग वहां पे गए हैं इसके लिए, ठीक है। अब हाल ही में चर्चित नॉर्थ सी रूट किस स्थानों को जोड़ता है, अच्छा नॉर्थ सी रूट, ये तुम मैप में तो तुम लोगों को दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करूंगी बनाने की। इतना पार्ट ले लो बस छोटा सा, फॉर इंस्टेंस इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, कामचटका प्लेटू, और
अफ्रीका। देखो, नॉर्थ सी रूट क्या है बेटा, यहाँ पे एक कनाल है, मैंने बताया था, शायद मैंने पढ़ाया भी हो, रेड सी में एक कनाल है, सुएज कनाल। यहाँ पे एक कनाल है, ठीक है। तो नॉर्थ सी रूट बेसिकली क्या है, ये कनाल है और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये इसको जोड़ता है आर्कटिक ओशन को, आर्कटिक ओशन को ये इससे जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ सी रूट है बेसिकली ये इंडिया के लिए भी, ट्रेड के लिए भी बेनिफिशियल है। और ये जो रूट है ये यहाँ से आर्कटिक ओशन को जोड़ता है। बेसिकली क्या है, आर्कटिक ओशन में हम है नहीं, अगर ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो आर्कटिक ओशन में इंडिया का स्टेक नहीं है। बट वहां पर जो मिनरल एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, वो सारी चीजें जो हो रही है, तो रशिया हैज इनवाइटेड इंडिया कि आर्कटिक ओशन जो ट्रीटी है उसका पार्ट बन जाओ। अब ट्रीटी का पार्ट बनने के लिए क्यों कहा है रशिया ने, बिकॉज बेटा देयर इज अ वॉर बिटवीन यूएस और रशिया, किस एरिया को लेकर, इस एरिया को लेकर, ये जो आर्कटिक रीजन सर्कल वाला जो रीजन है, इस एरिया को लेकर रशिया और इसमें यूएस में वॉर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यूएस चाहता है कि मैं इस एरिया को एक्सप्लॉइट करूं और रशिया चाहता है कि मैं करूं। और क्यों एक्सप्लॉइट करना है, तुम तो ये सोचोगे ना कि यहाँ तो बर्फ जमी है, इनको क्या मिल रहा है यहाँ पे। बेटा बहुत सारे मिनरल्स है, मिनरल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और रशिया को ये मतलब किसी भी कंट्री को, ना यूएस को ना रशिया को, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या आर्कटिक सर्कल पूरा मेल्ट हो। वो चाहते हैं कि आर्कटिक सर्कल मेल्ट हो जाए, उन्हें ये नहीं पता कि बाकी लोगों को क्या होगा, उनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा वो डेवलप्ड कंट्रियां वो बच जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये लोग चाहते हैं कि आर्कटिक सर्कल पिघल जाए। तो ये जो रीजन है ये परमानेंटली फ्रोजन नहीं है। समर सीजन में क्या होता है, समर्स में क्या होता है, कुछ कुछ बर्फ यहाँ की पिघलने लगती है, बट कुछ पार्ट जो है इसका परमानेंटली फ्रोजन है। जैसे कि हम बात करें ग्रीनलैंड की, ठीक है, ग्रीनलैंड जो है दैट इज फ्रोजन। तो इस रीजन में क्या है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन, सॉरी, रशिया और यूएसए में वो चलती रहती है खिंचातानी के भाई इस एरिया पे हमारा कब्जा हो, इसलिए इंडिया को एज अ मीडिएटर इनवाइट किया हुआ है आर्कटिक काउंसिल में, ठीक है। मीडिएटर मतलब कि दोनों बीच के उन लोगों के जो, हाँ, बिचौलिया, उन लोगों के डिफरेंसेस सुलझाएंगे, ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि रशिया 1% इंडिया की सुन सकता है, किसी और कंट्री की वो नहीं सुनेगा, बिकॉज इंडिया इज द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ रशिया, यू कैन से, ठीक है। तो नॉर्थ सी रूट जो है, नॉर्थ सी रूट, अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ये देखो बैरेंट सी और कारा सी से बेरिंग स्ट्रेट को जोड़ता है। बेटा देखो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ जो सी है इसको कहते हैं बैरेंट सी, बैरेंट सी एंड कारा सी। यहाँ से ये बेरिंग स्ट्रेट को जोड़ता है, यहाँ से सुएज कैनाल से निकलता हुआ इस जगह पे ये क्या है, लाल सागर या रेड सी, और रेड सी में क्या है, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से होता हुआ ये बेरिंग स्ट्रेट को जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट पे दूसरी तरफ यूएसए है, बेरिंग स्ट्रेट। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ सी रूट किस किस दो स्थानों को जोड़ता है, तो बेटा कारा सी से स्टार्ट होता है, मेडिटेरियन सी से निकलता हुआ सुएज कैनाल से होता हुआ ये बेरिंग स्ट्रेट को जोड़ता है, नॉर्थ सी रूट, ठीक है। और ये जितना भी पार्ट है इस पे सब पे रशिया का वो है, आधिपत्य एक तरह से कह सकते हो, रशिया ने सारा ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो बैरेंट सी और कारा सी को ये बेरिंग स्ट्रेट से जोड़ता है। राइट टू रिपेयर हाल ही में चर्चा में है, यह पहली बार किस देश के कानून में था। राइट टू रिपेयर क्या है, कुछ अंदाजा क्या है। हाँ, कभी भी अपनी चीज को, हाँ, रिपेयर करा सकते हैं। एप्पल की पॉलिसी के बारे में बताओ कुछ, एप्पल की क्या पॉलिसी है। एप्पल कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, आर दे रिपेयरेबल, रिपेयर करा सकते हो उनको, यही यही चीज, ठीक है। तो राइट टू रिपेयर अभी बहुत ज्यादा
चर्चा में है ड्यू टू एप्पल जो है, एप्पल की पॉलिसी की वजह से। एप्पल की पॉलिसी क्या है? एप्पल ऐसी प्रोडक्ट बनाता है, वेदर इट इज अ स्मार्टफोन, वेदर इट इज अ मैकबुक और एनी अदर प्रोडक्ट, कि वो रिपेयर आप नहीं करा सकते हो, एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ राइट टू रिपेयर। क्यों? आप आप ले रहे हो, फॉर इंस्टेंस हम ज्यादा कॉस्ट नहीं ले रहे, 1 लाख का आपने फोन लिया है। अब वो 1 लाख का फोन एक बार खराब हो गया, दोबारा आप 1 लाख का लोगे? रिपेयर कराने का जो राइट है वो कंज्यूमर का होना चाहिए, ठीक है। वही स्मार्टफोन आप कभी रिपेयर नहीं करा सकते, एक बार खराब हो गया तो वो किसी काम का नहीं है। तो यही पॉलिसी तो चाइना ने की थी। चाइना अपने प्रोडक्ट बनाता था तो वो रिपेयर नहीं करा सकते थे। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे आने लगे हैं जो रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि वायलेशन करते हैं राइट टू रिपेयर का। तो यूएस में फर्स्ट टाइम ये आया था, राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 में यूएसए में ही आया था। यूएसए की कंपनी है एप्पल, यूएसए की है। तो इन्होंने कहा कि राइट टू रिपेयर होना चाहिए। एप्पल पे भी ये अप्लाई होता है, क्योंकि एप्पल के इतनी महंगे प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, उसके बाद आप उसको रिपेयर नहीं करा सकते, घर थोड़ी देना अपना है। हाँ, वही चीज है कि उसमें। और दूसरी चीज, अब तो एक और पॉलिसी उसमें देखने को मिली है। एक और चीज है, जो अदर डिवाइसेस है उसके साथ वो नहीं मिलते। ये कौन सा फैशन है भाई? अदर डिवाइसेस क्यों नहीं दोगे? जैसे कि आप उसका सिर्फ डेटा केबल भी नहीं देते, आप एडेप्टर नहीं देते, तो मतलब दिस इज नॉट जॉब, दिस इज अ सीरियस इशू। मतलब आप देखो, 1-2 लाख रुपए, मैं ये नहीं कह रही, जिनके पास है वो तो दे दो, बट फॉर इंस्टेंस आप में से कोई नॉर्मल पर्सन खरीदना चाह रहा है, ले लिया, आफ्टर दैट वो खराब हो गया, तो उसकी तो गई सेविंग मनी सारी, ठीक है। तो राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 में सबसे पहले आया था, और ये एप्पल के कंटेक्स्ट में अब बहुत ज्यादा चर्चा में है कि एप्पल को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, प्रोडक्ट ऐसे बनाओ कि वो रिपेयर भी हो सके, ठीक है। तो ये है। अब हाल ही में आयोजित रोजगार मेला किस मंत्रालय ने आयोजित कराया? तो बेटा ये गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रोजगार मेला आयोजित कराया है, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं। और रोजगार मेला ये किसको हुआ था? जैसे कि बेटा आरपीएफ, सीआरपीएफ, इनमें रिक्रूटमेंट किया गया था। रोजगार मेला जब आयोजित हुआ तो कुछ सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज है, आरपीएफ, सीआरपीएफ, और यू कैन से कि बीएसएफ, इन सब में रिक्रूटमेंट हुए हैं, और उसमें 51,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं। अब नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित खनिज लिथियम, खनिजों की किस सूची में रखा गया है? लिथियम। लिथियम इज अ वेरी क्रूशियल, कह सकते हो तुम, मिनरल है हमारे लिए। वाई? क्योंकि लिथियम जो है वो बनाता है लिथियम आयन बैटरी, और वो नॉर्मल केमिकल बैटरी के मुकाबले में लाइट वेट की होती हैं, एंड दे आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स आप उसमें जिस भी डिवाइस में वो लगी रहती है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, एज कम्पेयर टू दीज बैटरी। इनको तो उठा के तुम कहीं नहीं ले जा सकते, इन्वर्टर वालियों को, ठीक है। तो ये कैसी है? ये लिथियम आयन नहीं है, ये बेटा एसिड एसिड वाली बैटरीज हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वगैरह से चलती है, या फिर सोल्ट वगैरह से। इनको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज जो है, लिथियम आयन बैटरीज जो है, अब सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज हो रही है? मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, मैकबुक और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और उसके अलावा हमारे ईवी व्हीकल्स, जो ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, उनमें ये यूज हो रही है, ठीक है। तो हमने जो मिनरल एक्ट है, अभी अमेंडमेंट एक्ट आया है इंडिया का, उसमें लिथियम को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखा है। क्रिटिकल मिनरल मतलब बेटा हम सबसे ज्यादा लिथियम का इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री में लिथियम के ज्यादा रिजर्व नहीं है। बट हाल ही में पता ही है, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में, जम्मू कश्मीर के रेसी डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान में इसके वो पाए गए हैं, लिथियम की खनिज की माइंस मिली है, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी दिया जाएगा, और इसका एक्सप्लोइटेशन लगने में देखो टाइम लगेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न भी है वैसे भी, बट लिथियम को जो है वो क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखा गया है। और इस
कैटेगरी में सिर्फ मिनरल लिथियम नहीं है, लिथियम के अलावा वो सारे मिनरल हैं जो हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिनका प्रोडक्शन या जिनकी माइनिंग हमारी कंट्री में नहीं होती। ठीक है, तो लिथियम के बारे में याद रखना, लिथियम का वो क्या होता है, केमिकल सूत्र दैट इज Li, और लिथियम का वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, और ये कौन से किस में रखा हुआ है, अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल, ये है अर्थ मटेरियल। ठीक है, और अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो बेटा ये एस ब्लॉक में है, और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, जस्ट हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 4 नहीं, लिथियम का 3 है, मैं पागल हो गई, लिथियम का 3 है। ठीक है, 4 तो मैग्नीशियम उसका है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल में रखा गया है, लिथियम के बारे में याद रखना, किस लिए काम आता है, लिथियम आयन बैटरी, पोर्टेबल बैटरीज होती है, इतना ही याद रखना है। हाल ही में भोजपत्र का चर्चित भोजपत्र का वैज्ञानिक नाम है, भोजपत्र क्या होता है, भोजपत्र नहीं, भोजपत्र जिसपे पहले वो लिखी जाती थी टेक्स्ट, जो वो होती थी, जैसे कि त्रिपिटक हो गई या ये कुछ ग्रंथ जो हो गए, वो पहले भोजपत्र पे लिखे जाते थे। भोजपत्र जो है वो एक पेड़ है, बैकुला यूटिलिस या हिमालयन बर्च इसे कहते हैं। ये ज्यादातर उत्तराखंड में पाया जाता है, और उत्तराखंड में भी ये ऐसी जगहों पर पाया जाता है जो हाई अल्टीट्यूड पे होती है। हाई अल्टीट्यूड जैसे कि माना, माना सुना है तुमने, एक जगह है माना, माना इज एंड पॉइंट उत्तराखंड का, और वो चाइना से उसकी बॉर्डर मिलती है, एंड पॉइंट है माना। ठीक है, और ये सबसे ऊंची जगह है उसमें। तो यहाँ पर ये हिमालयन बर्च उगाया जाता है। हिमालयन बर्च पे क्या होता है, इसकी जो बाक होती है, उस बाक से एक पेपर बनता है जिसे कहते हैं भोजपत्र, और उस भोजपत्र पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, और वैसे भी इसकी काफी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो देखो, क्योंकि अभी ये न्यूज में है, इसलिए इसका जो ना ज्यादातर वैज्ञानिक नाम पूछते हैं। ठीक है, लोकल नेम तो सबको पता होगा, वैज्ञानिक नाम किसी किसी खास को ही पता होगा, जो पढ़ के गया होगा। ठीक है, जो पढ़ के गए होंगे। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कब स्थापित हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बेटा 1992 में स्थापित हुआ था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक है, अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड जो है ये 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था स्थापित, और अभी इसकी 7th असेंबली हुई है, 7th असेंबली हुई है रिसेंट में, कनाडा में, वैनकूवर कनाडा में। बेटा इसकी 5th असेंबली अभी 2023 में हुई है, और सॉरी 7th असेंबली कनाडा वैनकूवर में आयोजित हुई है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, ये तो पता होगा। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, यानी कि अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना जो है वो पाए जाते हैं, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। उस बायोडाइवर्सिटी को खतरा ये है कि उसमें से बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि लुप्त होने की कगार पर हैं। तो उसी को बूस्ट देने के लिए, उनके कंजर्वेशन को बूस्ट देने के लिए 1992 में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बनाया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, और इसकी अभी 7th असेंबली कनाडा वैनकूवर में संपन्न हुई है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, दिस इज डन। याद रखना सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट।